तो मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है स्पूनर। वो बहुत ही ज्यादा भयानक नाइटमेयर देख रहा होता है। ये आदमी इस मूवी का हीरो है। नाइटमेयर देखने के बाद वो उठ जाता है और अपने आप को फ्रेश करने के लिए नहाने चला जाता है और फिर रेडी होता है। ये टाइम दिखाया गया है 2025 का, जहाँ पर अब शिकागो में हर जगह रोबोट्स की ही चलती है, क्योंकि अब लोगों के सभी काम रोबोट्स कर रहे हैं। यानी कि इंसान जो थोड़े बहुत काम करता था वो भी अब उसे करने की जरूरत नहीं है। रोबोट्स इंसान के छोटे मोटे काम आसानी से कर देते हैं और बड़े बड़े काम भी करते हैं। वो इंसान के बहुत से काम आते हैं, मतलब कि वो उनके कुत्तों को घुमाते हैं, उनका जरूरी सामान स्टोर से लाते हैं, उनके लिए हर जरूरत का सामान घर तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ। इसके साथ साथ वो लोगों के घर डिलीवरी का काम भी करते हैं। यानी कि इंसान जो काम के खुद करता था वो अब रोबोट्स करने लगे हैं। इसके बाद हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम फैबर होता है। वो स्पूनर के पास आता है और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी कार बहुत ज्यादा अच्छी है और खूबसूरत भी है। मैं एक लड़की को पटाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी इस कार की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम मुझे ये कार दोगे? जिस पर स्पूनर कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्पूनर अपनी दादी से मिलने जाता है जिसका नाम जीजी होता है। उनकी दादी को शुरू से ही खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वो उसके लिए एप्पल पाई बहुत अच्छा बनाती थी। आज भी दादी ने उसके लिए एप्पल पाई बनाया था। वो उसे बोलती है कि क्या तुम अब भी उन पुराने सपनों के बारे में सोचते हो? तुम अभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हो या नहीं? लेकिन स्पूनर कहता है कि वो इंसिडेंट था ही ऐसा जिसको भुलाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद वो अपनी दादी को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक रोबोट किसी का पर्स अपने हाथ में लिए भागते हुए दिखाई देता है, तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन रोबोट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसीलिए वो इतना तेज नहीं भाग पाता। लेकिन एट द एंड वो उसे पकड़ ही लेता है। उसे लगता है कि रोबोट ने शायद यहाँ पर किसी का पर्स चुराया है, इसीलिए जब वो रोबोट को पकड़ता है तो उसके हाथ से वो पर्स भी गिर जाता है और उसके आगे खड़ी औरत उसे देख लेती है और वो स्पूनर को बहुत बुरा भला कहती है और फिर वो उस पर्स को उठाकर उसमें से इनहेलर निकालती है और इनहेल करने लगती है। स्पूनर उनको अपना कार्ड दिखाता है और उनको बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो औरत कहती है कि तुम गधे हो, ये मेरा पर्सनल रोबोट है, ये मेरा पर्स नहीं चुरा रहा था बल्कि ये मेरा पर्स घर से ला रहा था। मैंने ही इसे घर से मेरा पर्स लाने को कहा था। और इससे ये साबित होता है कि रोबोट्स इंसान की पर्सनल लाइफ में कितना इंटरफेयर करने लगे हैं। वो इंसान का हर काम करते हैं, यानी कि वो इंसान को तकलीफ नहीं देते हैं बल्कि उनको आराम देते हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन डिटेक्टिव तो ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए वो रोबोट पर हमेशा गुस्सा करता है और उनको कभी भी अच्छा नहीं समझता। और फिर बहुत से महीनों के बाद स्पूनर अपने ऑफिस दोबारा जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने एक दूसरे डिटेक्टिव दोस्त जॉन से होती है, जो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी वो सपने आते हैं? तो जिस पर स्पूनर बोलता है कि तुम मुझे वो सपने दोबारा याद मत दिलाओ, मैं वो कभी भी नहीं भूल सकता। इसके बाद जॉन उसको बोलता है कि हमारे पास एक क्राइम केस आया है, तो तुम्हें उसके लिए जाना होगा। इसीलिए अब वो अपनी कार में उस जगह पर चला जाता है और वो जगह बेसिकली यूएसआर होती है। यूएसआर इस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी होती है और वो मोस्टली रोबोट्स को बनाती है और फिर वो रोबोट्स इंसान के काम आते हैं। इसके बाद अब स्पूनर इस कंपनी के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है। ये आदमी इस कंपनी का को फाउंडर होता है मिस्टर डेविड। उसकी लाश के साथ उनको एक होलोग्राम डिवाइस भी मिलता है जिसमें मिस्टर डेविड ने उसके लिए एक पैगाम छोड़ा था। स्पूनर कुछ सवाल उनसे पूछ सकता था, तो इसीलिए वो उनसे कुछ सवाल पूछता है और इससे पहले कि वो कुछ और जवाब देते वो होलोग्राफिक डिवाइस बंद हो जाता है। असल में मिस्टर डेविड स्पूनर को कुछ ऐसा बताना चाहते थे जो कि वो किसी और को नहीं बताते। वो बस कुछ वक्त के लिए ही उनसे बात कर सकते थे और इन्वेस्टिगेशन टीम उस डिवाइस को अपने साथ ले जाती है। स्पूनर को कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो इस कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए जाता है जिनका नाम होता है रॉबर्टसन। वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर डेविड कुछ दिनों से परेशान लग रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने अपनी जान 10वीं मंजिल से कूद कर ले ली। लेकिन स्पूनर को इस बात पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो कहता है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी जिंदगी से तंग होकर अपनी जान कैसे ले सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तो रॉबर्टसन बोलता है कि क्यों ना आप इस कंपनी के को फाउंडर से मिल पाएं। वो एक लेडी होती है
और उसका नाम केल्विन होता है। वो केल्विन के साथ 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि ये मिरर तो फाइबर ग्लास का बना हुआ है। वो चेयर को उठाता है और उस पर उसे फेंकता है, जिस पर कि केल्विन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो स्पूनर बोलता है कि ये तो फाइबर ग्लास है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो फिर एक बूढ़ा आदमी अपनी जान यहाँ से कूदकर कैसे ले सकता है? जरूर इधर कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे सारे कैमरास चेक करवाओ। जिस पर कि केल्विन उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर सारे कैमरास की एक सिक्योरिटी होती है, जिसको एक सिस्टम कंट्रोल करता है, और इस सिस्टम का नाम है विकी। विकी एब्रिविएशन है वर्चुअल इंटेलेक्चुअल नॉलेज इंटेलिजेंस की। विकी का मतलब ये है, यहाँ की सारी सिक्योरिटी वो कंट्रोल करती है और यहाँ पर होने वाली जितने भी वाकयात हैं उन सबको वो संभालती है। यहाँ पर आने जाने वाले तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन भी वो रखती है। स्पूनर विकी को बोलता है कि मुझे डॉक्टर डेविड के कमरे की कैमरा स्कोर चेक करवा दो कि कौन वहाँ पर आया था और कौन वहाँ पर नहीं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके रूम में तो कोई भी नहीं आया। मतलब कि जो भी कातिल है उसने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उनका मर्डर किया और लगता है कि वो अभी भी रूम में ही है और अंदर मौजूद है। तो इसीलिए वो लोग डॉक्टर डेविड के रूम में चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनको बहुत सारे रोबोट्स मिलते हैं। केल्विन उन्हें बोलती है कि रोबोट्स कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इंसान का वो हमेशा भला चाहते हैं। हमारी कंपनी 3 रूल्स पर काम करती है। रूल नंबर 1 कि कोई भी रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रूल नंबर 2 कि इंसान का दिया हुआ हर काम रोबोट को करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए रोबोट को कानून को हाथ में नहीं लेना पड़ेगा। और रूल नंबर 3 कि रोबोट अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए वो इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो इंसान का हमेशा काम करेगा। यानी कि वो कभी भी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि अगर इस वक्त यहाँ पर कोई खतरनाक इंसान मौजूद है तो वो तुम हो, क्योंकि रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डिटेक्टिव स्पूनर कोई ऐसे डिटेक्टिव तो नहीं था कि वो आराम से बैठ जाए, और वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था कि डॉक्टर डेविड ने सुसाइड किया है। तभी उसे वहाँ पर एक रोबोट मिलता है जो कि अपनी आंखें खोल लेता है और डिटेक्टिव स्पूनर की गन लेकर उस पर पॉइंट कर लेता है। डॉक्टर केल्विन उस रोबोट को डीएक्टिवेट होने के ऑर्डर देती है, मगर वो डीएक्टिवेट नहीं होता और वहाँ से भाग जाता है। इस सब के बीच में डिटेक्टिव स्पूनर उस रोबोट के पाँव पर एक गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी में से कुछ लिक्विड भी बाहर आता है। और जब स्पूनर और केल्विन बाहर आते हैं तो वहाँ पर उनको वही लिक्विड नजर आता है, जिससे कि उनको पता चलता है कि रोबोट जरूर जख्मी होगा। स्पूनर केल्विन को बोलता है कि रोबोट अपने आप को ठीक करने कहाँ जाते हैं, उन्हें कहाँ लेकर जाया जाता है। तो यहाँ पर वो बताती है कि वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम कंपनी में जाते हैं और वहाँ खुद को ठीक करते हैं, इसीलिए हमें भी वहाँ पर जाना होगा। और ये लोग वहाँ पर जाते हैं। तो केल्विन बोलती है कि ये कंपनी एक वक्त में 1000 रोबोट्स को ठीक कर सकती है, लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर स्कैन किया है तो मुझे पता चला है कि यहाँ 1000 नहीं बल्कि 1001 रोबोट्स हैं, यानी कि वो रोबोट यहीं आया है। इसीलिए स्पूनर उसको चेक करता है और यहाँ पर पकड़े जाने के डर से वो रोबोट खुद ही स्पूनर को पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है। लेकिन इसी सब के बीच में स्पूनर ने हेडक्वार्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए जब वो रोबोट बाहर भागने की कोशिश करता है तो वो टीम बाहर खड़ी होती है और वो लोग उसे हर तरफ से पकड़ लेते हैं। अब स्पूनर अपने फ्रेंड जॉन को बोलता है कि मुझे उस रोबोट से बात करनी होगी, क्योंकि अगर इन रोबोट्स का रूल है कि ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर इसने डॉक्टर डेविड की जान क्यों ली, ये बात क्या है। तो जिस पर जॉन बोलता है कि ये यूएसआर का पर्सनल मैटर है और हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसमें काफी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका कहना है कि इस रोबोट में खराबी आ गई है जिसकी वजह से इसने सब कुछ किया है। लेकिन स्पूनर बोलता है कि तुम मुझे 5 मिनट दो, और उसके बाद वो उस रोबोट को आंख मारकर उससे बात करने जाता है। रोबोट उसे बोलता है कि तुमने ये क्या किया। तो स्पूनर बोलता है कि ये ट्रस्ट करने की एक निशानी है, लेकिन तुम इसको नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम तो एक रोबोट हो। वो बोलता है कि नहीं, मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मेरा नाम सनी है। स्पूनर कहता है कि वाकई तुम्हारा नाम भी है। रोबोट बोलता है
कि मेरा सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि मैं इंसान की तरह सोच भी सकता हूँ और मेरे अंदर फीलिंग्स भी हैं। स्पूनर सनी से पूछता है कि तुमने डॉक्टर डेविड को क्यों मारा, तो सनी बोलता है कि मैंने उनको नहीं मारा। स्पूनर फिर से उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इस पर सनी बोलता है कि मैंने बोल दिया ना कि मैंने उनको नहीं मारा। स्पूनर बोलता है कि ये तुम्हारा गुस्सा है, शायद उस वक्त भी तुम्हें गुस्सा आया होगा जिसकी वजह से तुमने डॉक्टर डेविड की जान ले ली। सनी बोलता है कि मैंने एक ड्रीम देखा था। अब स्पूनर उससे इस ड्रीम के बारे में जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने क्या देखा था और उसने डॉक्टर डेविड की जान क्यों ली थी। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्टसन आ जाता है और वो उसको बोलता है कि हमें इस रोबोट को ले जाना होगा ताकि उसको हम ठीक करवा सके। इसीलिए अब स्पूनर को इस केस को दोबारा से छोड़ना पड़ता है और वो बहुत थक हार कर एक बियर बार में जाता है अपने फ्रेंड जॉन के साथ बात करने। जॉन से बोलता है कि मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर छुट्टियों पर चले जाओ, क्योंकि रोबोट्स के साथ तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं रहा है और अब भी रोबोट्स ही तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो क्यों ना तुम घर चले जाओ। स्पूनर समझ गया था कि इस केस में कोई ना कोई तो गड़बड़ है, इसलिए वो डॉक्टर डेविड के घर में चला जाता है। यूएसआर का सीईओ रॉबर्टसन ये नहीं चाहता था कि डॉक्टर डेविड के मरने के बाद उनके घर भी उनके एरिया में न आए, तो इसीलिए उसने उनके घर को तबाह करने के लिए वहाँ पर एक रोबोट को एक्टिवेट कर लिया था जो कि सुबह 8 बजे उनके घर को तोड़ने वाला था। लेकिन फिर भी स्पूनर कुछ भी करके घर में चला जाता है और वहाँ की चेकिंग करने लगता है। उसे वहाँ पर एक बिल्ली भी नजर आती है और उसे ये भी पता चलता है कि डॉक्टर केल्विन डॉक्टर डेविड की बेटी है। लेकिन तभी वहाँ पर कैमरे उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्पूनर उनके घर में है। इसीलिए बाहर जो रोबोट एक्टिव हुआ था वो सुबह 8 बजे की बजाय शाम 8 बजे का टाइमर लगा लेता है और घर को तबाह करने लगता है। लेकिन स्पूनर जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है। इसके बाद अब वो डॉक्टर केल्विन के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझ पर रोबोट ने हमला किया है। डॉक्टर केल्विन बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि आज तक रोबोट्स ने कोई गलत काम नहीं किया है और ना किसी की जान ली है और ना उनके बारे में कोई क्राइम केस रिपोर्ट हुआ है, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। स्पूनर बताता है कि एक रात एक ट्रक ड्राइवर ड्राइव करते करते सो गया और उसका एक्सीडेंट 2 कार से हो गया। उसमें से एक कार मेरी थी और दूसरी कार एक फैमिली की थी। उस दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी। हमारी गाड़ियाँ पानी में जाकर गिर गई थी और हमारी गाड़ी स्टक हो गई थी। उनके दरवाजे और शीशे भी नहीं खुल रहे थे। वहाँ पर एक रोबोट जा रहा था और वो रोबोट मेरी मदद करने के लिए आया। उस रोबोट को मैंने बोला भी कि तुम इस बच्ची को बचाओ, लेकिन उसने फिर भी मेरी जान बचाई और उस बच्ची को वहाँ पर मरने दिया। उस रोबोट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसकी डिवाइस ने उसे ये बताया था कि इस आदमी के मरने के चांसेस इस बच्ची से कम है, इसीलिए उसने मेरी जान बचाई। उस बच्ची के बचने के चांसेस 17% और मेरे 57% थे, इसीलिए उसने उस बच्ची को बचाने के बजाय मेरी जान बचाई। मैं अपनी जान खुद भी बचा सकता था, तो मैंने रोबोट को उस बच्ची को बचाने को कहा, लेकिन फिर भी रोबोट ने मेरी जान बचाई। इसका मतलब है कि रोबोट भी अपने सिस्टम पर ही वर्क करता है, यानी कि उनकी नजर में किसी की जान जाना कोई मायने नहीं रखता है। वो सबसे पहले ऐसे इंसान को बचाएंगे जिसके मरने के चांसेस कम हो। हालांकि वो उस बच्ची को भी बचा सकता था और मैं खुद को, लेकिन फिर भी उसने अपने सिस्टम पर ही काम किया और यही वजह है कि मैं अब रोबोट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उनको पसंद भी नहीं करता। और उस हादसे में अपना एक हाथ भी मैंने खो दिया था और फिर इसीलिए डॉक्टर डेविड ने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं उनके केस को इतना सीरियस ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि यूएसआर कंपनी ने न्यू रोबोट्स लॉन्च किए हैं NS5 और ये रोबोट्स NS4 को अपग्रेड करके बनाए गए हैं। लोगों को ये बताया गया है कि NS5 रोबोट पिछले रोबोट से कहीं ज्यादा अच्छे और ताकतवर हैं और ये आपके बहुत से काम कर सकते हैं। अब हमें डॉक्टर केल्विन को दिखाया गया है जो कि नैनाइट्स से सनी की सारी मेंटल हालत को दोबारा से रिस्टोर कर रही हैं ताकि कि वो उसे ठीक कर सकें या फिर पूरी तरह से डिसमेंटल कर सकें। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैनाइट्स ऐसे वायरस हैं जो कि रोबोट्स को डिस्ट्रॉय या फिर ठीक कर सकते हैं। अब जैसे डॉक्टर केल्विन उसके दिमाग को रिस्टोर कर रही होती हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी क्रिएशन तो बहुत अलग तरीके से हुई है। इसमें तो इंसानों जैसी फीलिंग्स है और ये इंसान की तरह सोच भी सकता है। इनको ये पता चलता है कि डॉक्टर डेविड ने इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया था, सब रोबोट से बिल्कुल अलग। दूसरी तरफ रॉबर्टसन को ये पता चलता है कि स्पूनर उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि स्पूनर को रॉबर्टसन पर शक था, इसीलिए वो उसका डेटा विकी से मांगता है।
लेकिन विकी तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। वो ये सारी बात रॉबर्टसन को पहले से ही बता देती है। अब तो रॉबर्टसन को सब कुछ पता चल जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें वो इंटरफेयर करा है, इसीलिए अब वो अपने सारे रोबोट्स को स्पूनर को मारने के लिए भेज देता है। वहाँ पर वो बहुत सारे NS5 रोबोट्स को भेजता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उसकी कार को तोड़ देते हैं। लेकिन स्पूनर भी काफी बहादुरी से अपनी कार को तेज तेज गोल गोल घुमाता है, जिससे वो सारे रोबोट्स अपने ही ट्रक से मर जाते हैं, जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और उसकी कार एक बिल्डिंग में घुस जाती है। लेकिन उन NS5 रोबोट्स ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, इसीलिए उन NS5 रोबोट्स में से एक रोबोट आता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें स्टोरी में ये ट्विस्ट दिखाई देता है कि स्पूनर का हैंड बायोमैकेनिकल था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा बहादुरी से उससे लड़ने लगता है और उसको वहीं पर मार देता है। इससे पहले कि जॉन उसे कुछ पूछ पाता, जो NS5 रोबोट्स अभी बचे हुए थे वो भी खुद को मार देते हैं। अब इसके बाद उस जगह पर पुलिस की टीम आती है और उसमें जॉन भी होता है। जॉन उसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बोलता है कि रॉबर्टसन ने अपने NS5 रोबोट्स को मुझे मारने के लिए भेजा था, जिस पर जॉन बोलता है कि फजूल बातें मत करो, रोबोट्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, तुम्हारी मेंटल हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। इसके बाद स्पूनर अपना कार्ड और अपनी गन वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को जॉन के पास डॉक्टर केल्विन आती है। वो उसे बोलती है कि जब मैं उस रोबोट को यानी कि सनी को डायग्नोस कर रही थी तो मुझे बहुत सी बातें पता चली कि डॉक्टर डेविड ने उसे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है। हालांकि मुझे उसकी पूरी मेमोरी को डिलीट करने के ऑर्डर्स आए थे, लेकिन फिर भी मैं उसकी जगह दूसरे रोबोट की मेमोरी को डिलीट कर गई और वो अभी भी मेरे पास है और वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपाया है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो हम दोनों वहाँ पर जा सकते हैं। अब दोनों वहाँ पर जाते हैं और सनी बताता है कि मैं डॉक्टर डेविड का बेटा हूँ, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही पाला है, मुझ में इंसानी सोच थी और फीलिंग्स भी दी गई, लेकिन मुझे एक सपना आता है जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और वो मुझे बार बार आता है। इसके बाद वो एक पेज पर अपना सपना ड्रॉ करने लगता है और वो स्पूनर को दिखाता है। उस ड्राइंग में एक ब्रिज होता है जिस पर कि कोई खड़ा होता है, उसके नीचे बाकी सारे रोबोट्स होते हैं। सनी कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उस ब्रिज के ऊपर जो खड़ा है वो इंसान मैं हूँ या तुम। डॉक्टर डेविड की मौत भी इसी ड्रीम से कहीं न कहीं पर जुड़ी हुई है, इसीलिए अब स्पूनर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रेवयार्ड जाता है। डॉक्टर डेविड की ग्रेवयार्ड पर, यह ग्रेवयार्ड उसी जगह पर होती है जहाँ पर वो ब्रिज बना हुआ था और ये वही ब्रिज था जो सनी के ड्रीम में नजर आता है। इसके बाद अब स्पूनर वो होलोग्राफिक डिवाइस को एक्टिव कर देता है और उसके सामने डॉक्टर डेविड आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आपकी डेथ कैसे हुई और इस सब के पीछे क्या राज है, जिस पर डॉक्टर डेविड बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, मैं स्ट्रेस में चला गया था क्योंकि अब सब रोबोट्स इंसानों की तरह सोचने लगे हैं और उन लोगों ने अपने ही लॉ बना दिए हैं और वो रूल ये है कि इंसान अपनी फितरत कभी भी बदल सकता है। मीन्स के रोबोट भी अपनी फितरत बदल देंगे और उनकी मर्जी हो तो वो किसी भी वक्त किसी को भी मार देंगे। जबकि इंसान के सारे काम रोबोट्स करते हैं तो इंसान की जान लेने का काम भी अब रोबोट से करेंगे। इसीलिए इनको रूल नंबर 1 और 2 को तोड़ना पड़ेगा और वो ये है कि किसी भी इंसान को नुकसान न पहुंचाना। और इन्हीं सब बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था और आखिर में मैंने सुसाइड कर लिया। स्पूनर अब उनसे पूछते हैं कि आगे क्या होगा, तो जिस पर वो बोलते हैं कि आगे अब जंग होगी। इसके बाद अब उसकी नजर आगे पड़े हुए एक कंटेनर पर जाती है जहाँ पर NS5 रोबोट्स NS1, 2, 3 को मार रहे होते हैं। उनमें से एक रोबोट की नजर स्पूनर पर भी पड़ जाती है और वो उसको भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन NS1 और NS2 के रोबोट्स उसको किसी भी तरह से बचाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अब वो डॉक्टर केल्विन के पास आता है और वो उसे बोलती है कि रोबोट ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, यानी कि NS5 के रोबोट्स अपने ही रूल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें अब उनसे बात करनी होगी जो कि इन रोबोट्स को बना रहा है, यानी कि इस कंपनी के CEO रॉबर्टसन से। और जब ये दोनों रॉबर्टसन से बात करने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उनके पहुंचने से पहले ही इसको किसी ने मार दिया था। इसका यही मतलब था कि उन रोबोट्स को रॉबर्टसन कंट्रोल नहीं करा था बल्कि विकी कंट्रोल कर रही थी, यानी कि वो रूल नंबर 4 विकी ने ही लॉन्च किया था और उसी के रूल पर रॉबर्टसन काम कर रहा था।
अब यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछता है कि हम इन सब से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो जिस पर उसको याद आता है कि इससे इंस्टेंट पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है, नैनाइट्स से विकी को डिस्ट्रॉय करना। और अगर हम इनको विकी के डैमेज में डाल देंगे तो उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और अब हमें सनी को दिखाया जाता है जिस पर NS5 के बहुत से रोबोट्स हमला कर रहे होते हैं। वो फिर भी बहुत बहादुरी से अपनी जान बचा लेता है और अब वो पहुंच जाता है डॉक्टर केल्विन और स्पूनर के पास। वो NS5 के रोबोट बहुत ही कोशिश करते हैं कि वो उन्हें रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाते। उनमें एक बहुत बड़ी जंग होती है और वो लोग स्पूनर को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर में स्पूनर एक बहुत बड़ी जंप लगाकर अपने ही हाथों से विकी के दिमाग में वो नैनाइट्स डाल देता है, जिससे कि विकी डीएक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रुकता है और अब हर जगह खामोशी होती है और पीस होता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कोई ब्रिज पर खड़ा होता है और नीचे बाकी सभी रोबोट्स भी होते हैं।